क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड विद ब्रिटिश। रीजंस क्या थे? एक तो ब्रिटिश ने आर्म्स एक्ट पास किया था। आर्म्स एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ? एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, 1878। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कीप आर्म्स। अब ये लर्न कर लो, आपको ये अब भूलना नहीं चाहिए। देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था, दैट विल आल्सो पास 10। कौन से ईयर में हुआ था? 1878। सेम ईयर था, दैट वाज आल्सो पास्ड इन 1878। और इससे भी इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद ब्रिटिश बिकॉज बाय दिस एक्ट इंडियंस वर नॉट अलाउड टू write anything in the vernacular newspaper that spoil the image of colonial government. तो colonial government उनके vernacular newspapers जो थे ना, common languages में जो न्यूज़पेपर थे उन पे नजर रखती थी। keep an eye. Government kept an eye on the newspapers of vernacular languages ताकि लोग उनके बारे में कुछ भी उनके अगेंस्ट ना लिखें। अगर कोई लिखता तो पनिशमेंट मिलती थी। प्रेस was seized, machinery was confiscated by the government. और ड्यू टू दिस एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे फ्रॉम द ब्रिटिश। देन 1883 में ब्रिटिश ने किल्बर्ट बिल पास किया था। ये बिल लेके तो कवालड़ी आया था, बट क्योंकि इस बिल के अकॉर्डिंग इंडियन जजेस की कोर्ट में अब यूरोपियन एंड इंडियंस दोनों भी जाते थे, दोनों के केसेस जाते थे। बट यूरोपियंस जो थे वो अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करते थे एंड दे रिफ्यूज टू गो टू द कोर्ट ऑफ इंडियन जजेस। तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट किया कि किल्बर्ट बिल जो है विथड्रॉ करो, कॉल बैक करो इस बिल को। तो गवर्नमेंट हैड विथड्रॉन दिस बिल। इस बिल को विथड्रॉ करना गवर्नमेंट का एक रीजनल एटीट्यूड शो करता था कि गवर्नमेंट ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया विद इंडियंस, के उन्होंने ब्रिटिश को इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है, तो इंडियंस जो थे 1880, और अगर हम 1870 और 1880 की बात करें तो इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश। ईयर्स आपको दिमाग में रखने हैं। 1880 तक इंडियंस जो थे कुछ नहीं थे ड्यू टू आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड किल्बर्ट बिल। तीनों के ईयर्स पता होने चाहिए। 1878, 1878, 1883 तीनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। 2 mark question can be asked from this. What do you know about vernacular press act? What do you know about Gilbert bill? What do you know about Indian Arms Act? 2 mark question can be asked from this. इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसको 2 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 बाय A.O. Hume। फर्स्ट 20 years यू नो इट वेरी वेल कि ये मॉडरेट्स थे, बाद में इसमें रेडिकल्स आए। मॉडरेट्स ने सिर्फ हायर पोजीशंस मांगी इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द इंडियंस। मॉडरेट्स ने कहीं पे भी फ्रीडम नहीं मांगी। मॉडरेट्स तो थे वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। मॉडरेट्स ने ये मांगा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है ना, तो वो लंदन में होता था, तो वो एग्जामिनेशन अगर कोई क्लियर करता था ना तो उसको हायर पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेशन मिलती थी। तो इंडियंस को वहां जाने का चांस ही नहीं मिलता था। इंग्लैंड कहीं ना कहीं इंडियंस को कोई ना कोई वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते थे ताकि इंडियंस वहां ना जाए, इसको क्लियर ना करें। तो मॉडरेट्स ने यहाँ पे ये मांगा था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि लंदन में होता है दैट शुड बी कंडक्टेड इन इंडिया से। उन्होंने कहा इंग्लैंड में आप करवाते हो, आप उसे इंडिया में भी इसे करवाओ, उसे इंडिया में भी कंडक्ट करवाओ, सो दैट इंडियंस कुड आल्सो अपियर फॉर दिस एंड कुड गेट हायर पोजीशन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसी वाली डिमांड लेके आए थे मॉडरेट्स। तो जो एक्सट्रीमिस्ट आए वो टोटली डिफरेंट आए। उनको विश्वास ब्रिटिश पे कोई फेथ नहीं था। एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस में बिलीव करते थे, ब्लडशेड में बिलीव करते थे। मॉडरेट्स हम कहेंगे पटिशन, धरना, ऐसी वाली बातों में बिलीव करते थे। एक्सट्रीमिस्ट हम कहेंगे कि ब्लडशेड वायलेंस में बिलीव करते थे एक्सट्रीमिस्ट। अगर हम मॉडरेट लीडर्स की बात करें तो वो है W.C. बनर्जी, बदरुद्दीन तायब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी। तो ये सारे कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब कौन है? रमेश चंद्र भी है। तो ये कौन है? मॉडरेट लीडर। अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, रेडिकल्स, आपकी बुक में रेडिकल वर्ड है, नॉट एक्सट्रीमिस्ट, एक ही बात है, एक्सट्रीमिस्ट एंड रेडिकल्स। तो वो है, आपको इस वे से लर्न करना बेटर रहेगा। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो ये थे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब
1985 में कांग्रेस बनी थी। फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे। WC बैनर्जी वाज द चेयरमैन ऑफ दिस। ये जो बॉम्बे वाले सेशन के चेयरमैन थे वो थे WC बैनर्जी। ही वाज द चेयरमैन ऑफ दिस सेशन। अब कांग्रेस फर्स्ट 20 इयर्स अगर बात करें तो मॉडरेट फिर एक्सट्रीमिस्ट, दोनों में झगड़ा भी हुआ। कब हुआ? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम। अब ऐसा क्या हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट है, ब्रिटिश ने बंगाल को डिवाइड किया इन 1905। अब 1905 आया जिसमें ब्रिटिश डिवाइडेड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स। अब इस पार्टीशन से इंडियंस वर नॉट हैप्पी। दिस पार्टीशन वाज डन बाय लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने किया था। यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द पर्सन, लॉर्ड कर्जन। इसे कहा जाता है डेविलिश पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन। कहा कुछ मतलब कुछ और था। इंडियंस को क्या बोला कि बंगाल जो है ना, दैट इज द बिगेस्ट प्रोविंस एंड we are going to divide it because it is not easy to run the administration of such a biggest province. कहा तो ये एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, हमारे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाई नहीं जा रही, that's why we are going to divide it. But real motive behind this partition was to divide Hindus and Muslims on the basis of religion and to curb the nationalist feelings which were spreading in Bengal in those days. अब पता चला ब्रिटिश के चलाकियां, उन्होंने कैसे बंगाल को डिवाइड किया, लोगों को बुद्धू बनाया, क्या कह के एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, हमारे से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाई जा रही तो हम इसको ना डिवाइड कर रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए। बट ब्रिटिश मनी मन में इसको क्यों बांट रहे थे? क्योंकि वो किसको बांटना चाहते थे? हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और वैसे भी उन दिनों बंगाल में क्या स्प्रेड हो रही थी? नेशनलिज्म की फीलिंग्स। तो ब्रिटिश उन फीलिंग्स को कहीं ना कहीं कर्व करना चाहते थे कि यहीं पे दबा दो, आगे ना स्प्रेड करो। तो रियल मोटिव ये था बंगाल के पार्टीशन का। अब 1906 में, ये तो सारा लेसन आपका ईयर वाइज है, 1906 में ना एक पार्टी बनी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बनी 1906। तो जो मुस्लिम लीग थी ना, ये मुस्लिम्स ने बनाई और अशफाकुल्ला, ये मुस्लिम लीग ने क्यों बनाई? क्योंकि मुस्लिम्स को लगता था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है ना, ये डोमिनेट करते हैं इसको हिंदू महासभा वाले। हिंदू महासभा वाज द कमेटी ऑफ हिंदूज। तो मुस्लिम्स को लगता था कि कांग्रेस ने कभी भी हमारे लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो इट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदू महासभा, तो ये हमारे लिए नहीं कुछ करेगी। इसलिए उन्होंने अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जब बनी तो उनको था कि मुस्लिम लीग द्वारा जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मुस्लिम हैं उनके राइट्स के लिए ये आवाज उठाएगी। अब 1907 में, क्योंकि उधर ब्रिटिश ने बंगाल को काटा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे, देयर वाज वायलेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पीपल बर्न्ड द ब्रिटिश गुड्स इन टी, दे प्रमोटेड खादी, मिलमेट क्लोथ का बाइकआउट हो रहा था, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बाइकआउट हो रहा था, जगह जगह लोग बाइकआउट कर रहे थे। तो स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च ड्यूरिंग दोस डेज। अब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हो गई। तो स्वदेशी मूवमेंट जब लॉन्च हुई तो जगह जगह लोग वायलेंट हो रहे थे। अब मैंने बिगनिंग में बताया कि मॉडरेट्स वर नॉट इन द फेवर ऑफ वायलेंस, रेडिकल्स वर इन द फेवर ऑफ वायलेंस। तो दोनों में झगड़े हो गए, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट व्हाटएवर। और इनकी डिवीजन सूरत सेशन में 1907 में सेपरेट इन द कांग्रेस, 2 पार्ट में कांग्रेस बनी थी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इनमें हो रही थी। अब इनका झगड़ा 1915 में जाके 16 में जाके 15-16 में जाके ये सेपरेट खत्म हुआ और वो लखनऊ सेशन में जाके इनके झगड़े खत्म हुए। तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, तब जाके इनका झगड़ा खत्म हुआ। अब बीच में आया 1911। 1911 में ब्रिटिश हैड टू कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। मींस ये जो पार्टीशन किया था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हुए थे।
ब्रिटिश हैड टू, क्योंकि वायलेंट हो रहे थे लोग जगह जगह, तो ब्रिटिश हैड टू कैंसिल दिस पार्टीशन। उनको ये पार्टीशन कैंसिल करना पड़ा। अगर आपको बंगाल की पार्टीशन पे नोट आता है तो आप इतना तो लिखोगे ना कि 1905 में हुआ, किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। रियल मोटिव क्या था, टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ऑल ओवर इंडिया में क्या हुए प्रोटेस्ट, पीपल वर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस डिवीजन। ब्रिटिश हैड टू कैंसिल दिस पार्टीशन एंड दे कैंसिल्ड इट इन 1911। 1911 में ये पार्टीशन उनको कैंसिल करना पड़ा। अब इंडिया में आगे महात्मा गांधी। 19 पहले तो आगे फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुई 1914 में स्टार्टेड, ended in 1918. First World War अबादी। First World War में India had no enmity with any country, but India ने ये वार लड़ी because India was colony of British. So Indians were forced by British to participate in this war. After war, British would introduce some changes in Indian administration. उनको कहा कि हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन में ना सुधार कर देंगे, आप हमारी इस वार में हेल्प करो। तो इंडियंस वर फोर्स्ड बाय ब्रिटिश, इंडियंस को वार लड़ने के लिए अब्रॉड भेज दिया। अब उन्होंने अब्रॉड भेजा इंडियंस को, तो इंडिया की कंट्री में तो वार हो ही नहीं रही थी। तो बहुत से लोग इस वार में मारे थे। मैनी इंडियंस लॉस्ट देयर लाइफ। यंगस्टर्स नहीं थे घरों में। हाउस होल्ड इनकम डाउन गई। इन्हीं दिनों में ब्रिटिश ने टैक्स लगाया, दैट वाज इनकम टैक्स। ब्रिटिश imposed various taxes on Indian people after the war। देखो प्रॉमिस क्या किया था कि आफ्टर वार दे वुड इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, पर वार के बाद चेंज हो गए। क्यों चेंज हुए? क्योंकि ब्रिटिश को इस वार में लॉस हुआ था। ब्रिटिश सफर्ड हैवी लॉसेस इन दिस वार। यूके को लॉस हुआ था। तो यूके की कॉलोनी कौन सी कंट्री थी? टेल मी, व्हिच वाज द कॉलोनी ऑफ यूके इन दोस डेज? इंडिया। इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ यूके ना। इंडिया उनके स्लेव कंट्री थी ना, यूके इंपीरियलिस्ट पावर थी। तो यूके ने क्या किया, सारी इकोनॉमिक रिकवरी कहाँ से की? इंडिया से। रिफॉर्म्स तो क्या करने थे, और हार्ड हो गए इंडियंस की तरफ। उन्होंने इनके ऊपर टैक्सेस लगाए, इनकम टैक्स लगाया, रेवेन्यू रेट्स बढ़ा दिए। तो ये सब कुछ ड्यूरिंग वार हुआ। अगर आपको पूछा जाए इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, आई थिंक ये बैक पे क्वेश्चन दिया आपका, तो आपने कहा पुअर कंडीशन, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि इन दिस वार British suffered heavy losses and they did all the economic recovery from India because India was their colony. India उनकी क्या थी? कॉलोनी। कॉलोनी किसकी थी? इंडिया। इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ, बताओ जी, ब्रिटिश। इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एंड ब्रिटिश डिड देयर रिकवरी फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से की। तो अपने आप सोचो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या रही होगी? पुअर होगी ना। वैसे वो पुअर के अंडर ब्रिटिश और पुअर होगी क्योंकि उनको टैक्सेस देने पड़े, उनको रेवेन्यू, उनके रेट्स बढ़ाए गए, उनके ऊपर एक नया टैक्स लगा दिया गया, इनकम टैक्स। तो सब वैसे भी यंगस्टर की डेथ हो चुकी थी, मोस्टली घरों में बूढ़े बच्चे औरतें थी, तो वो हाउस होल्ड इनकम डाउन। तो ये इंडियन इकोनॉमी पे एक तो ये बैड इम्पैक्ट। फिर हम कहेंगे ड्यूरिंग वार कुछ इंडियन इकोनॉमी पे गुड इम्पैक्ट भी पड़ा बिकॉज ड्यूरिंग वार इंडस्ट्रीज जो थी ना, इंडियन इंडस्ट्रीज, दे हैड टू मेक वार रिलेटेड गुड्स। इंडियन इंडस्ट्रीज को वार रिलेटेड गुड्स बनानी थी क्योंकि ब्रिटेन बिजी हो चुका था वार में। तो ब्रिटेन इन चीजों को बनाने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तो सारी गुड्स कहाँ पे बन रही थी? इंडियन इंडस्ट्रीज में। पैटर्न्स, यूनिफॉर्म्स, शूज, बेल्ट्स, सोल्जर्स की, ये सब कुछ कहाँ पे बन रहा था? इंडिया की इंडस्ट्रीज में। तो ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ वॉर वर्क इन इंडियन इंडस्ट्रीज इंक्रीज। अब अगर वर्क इंक्रीज होएगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी ना, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड होगी ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ वार, लोगों को काम मिलेगा। बट जैसे ही वार ओवर हुई, डिमांड ऑफ दीज वार रिलेटेड गुड्स केम डाउन, इंडस्ट्रीज शट डाउन हो, जो लोगों को काम मिले थे अब इंडस्ट्रीज की बंद हो चुकी थी। तो दिस इज द इम्पैक्ट। आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे कि इंडियन इकोनॉमी पे ये वाले इम्पैक्ट पड़े फर्स्ट वर्ल्ड वार में। क्लियर? फर्स्ट वर्ल्ड वार के क्या इम्पैक्ट पड़े इंडियन इकोनॉमी पे? सबसे पहले तो इंडिया वर्स्ट सफरर, क्योंकि इंडिया कॉलोनी थी। इंडिया क्या थी?
कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन ने सारी रिकवरी, नुकसान वार में हुआ, कहां से पूरा कर लिया सारा अपना नुकसान? इंडिया से। सारी भरपाई कहां से की? इंडिया से, क्योंकि इंडियन तो स्लेव्स थे ब्रिटिश के अंडर, तो उन्होंने जितने टैक्सेस लगाने थे इंडियंस पे लगाए, इंडियन को फोर्स किया पे करने के लिए। तो एक तो इसलिए से अपनी तो रिकवरी कर ली इंडिया, तो बेचारा इंडिया की पुअर कंडीशन होगी। फिर उन्होंने फॉर ड्यूरिंग द वॉर ब्रिटेन वाज बिजी, तो वॉर रिलेटेड गुड्स कहाँ पे बन रही थी? इंडियन इंडस्ट्रीज में। तो कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई? इंडिया में। बट जैसे ही वॉर खत्म हुई तो ये इंडस्ट्रीज भी शट डाउन होगी, बिकॉज अब थोड़ा वॉर रिलेटेड गुड्स बननी थी, तो इंडस्ट्री शट डाउन। तो ये बैड एंड गुड आप दोनों कह सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी पे ये वाले इम्पैक्ट पड़े। ठीक है। गांधी जी आए, गांधी जी टुक द राउंड ऑफ होल ऑफ इंडिया बिगनिंग ईयर्स, तो उनके सारे टूर में ही गए महात्मा गांधी। उन्होंने उनके पहले वाले सारे साल जो बिगनिंग है ना इंडिया में एंट्री है, वो सारी टूर में गए, इंडिया के राउंड लगाए। इंडिया आए तो उन्होंने राउंड लगाया, पुअर कंडीशन देखी इंडियंस के अंदर ब्रिटिश, और इंडिया में उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च की, सत्याग्रह राउंड लगाए। सत्याग्रह राउंड उनसे चंपारण बिहार में, फिर हम कहेंगे कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, फिर हम कहेंगे अहमदाबाद में, ये उनके सत्याग्रह राउंड है। नॉट गिवन इन योर बुक, तो इसलिए हम इनको नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाता सीधा जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब गांधी रॉलेट एक्ट भी है शायद, रॉलेट एक्ट पास किया ब्रिटिश। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919 बाय ब्रिटिश अंडर जस्टिस रॉलेट। 1919 में आ गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिश ने पास किया ना अंडर जस्टिस रॉलेट, इससे अकॉर्डिंग क्या था कि ब्रिटिश को जिस पे भी शक होता था ना, ब्रिटिश कुड अरेस्ट एनी इंडियन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। 2 साल के लिए किसी भी इंडियन के ऊपर अगर शक है तो उठाओ, जेल में डाल दो, 2 साल तक बंदा जेल में रहेगा। इंडियंस हैड नो राइट टू अपील, दलील वकील, ना तो वो अपील, इसके अगेंस्ट वो अपील तक नहीं कर सकते थे इंडियंस। तो ऐसे लॉ के अगेंस्ट गांधी जी थे, सारा इंडिया रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट था, इसे कहते थे ब्लैक बिल्स। तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने इंडिया में हड़ताल डिक्लेयर की, तो कहीं ना कहीं लोग वायलेंट हो गए ड्यूरिंग द हड़ताल। तो ब्रिटिश ने ना मार्शल लॉ लगाया, जनरल डायर। अब जलियांवाला बाग में ना लोग इकट्ठे हुए इंडियंस, कांग्रेस ने वहां पे पीसफुल मीटिंग रखी थी ऑन 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल बैसाखी वाला दिन, यू नो इट वेरी वेल। कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में। अब इस मीटिंग को अटेंड करने चले गए इंडियंस, तो विद देयर किड्स दे वेंट देयर। तो जनरल डायर को लगा कि उसने जो मार्शल लॉ लगाया ना, दैट वाज नॉट फॉलोड बाय पीपल। ही एंटर्ड जलियांवाला बाग विद हिज ट्रूप्स एंड ब्लॉक्ड द नैरो गेट। अभी भी जाओ आप जलियांवाला बाग, वैसे ही नैरो गेट है, तो वो उसने एंटर किया और उस नैरो गेट जो है ना उसे ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। तो जलियांवाला बाग में एंटर होकर उसने लोगों पे फायरिंग करवाई इंडियंस पे। मैनी इंडियंस लॉस्ट देयर लाइफ in this incident। whole India was shocked due to this incident। तो पूरे इंडिया में फिर स्ट्राइक्स हुई ड्यू टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग को लेकर फिर ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने फिर जगह जगह वायलेंट हो गए लोग, तो क्यों इतने, क्योंकि जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो था दैट वाज वेरी सैड इवेंट। तो अब इसके बाद आपकी बुक में इन्होंने बताया हुआ है कि हाँ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने टाइटल वापस किया था। He surrendered the title that was given to him by British for his exceptional work, and that was knighthood। कौन सा टाइटल था? knighthood। knighthood का टाइटल को surrendered the title of knighthood रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे वापस किया था। अब खिलाफत एजुकेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये बताया हुआ आपकी बुक में। इसमें हम कहेंगे कि आफ्टर जलियांवाला बाग ना गांधी जी ने कहा कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे। नॉन कॉपरेशन का मीनिंग है नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिश, नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिश। तो इस मूवमेंट में उनका हैंड ज्वाइन किए अली ब्रदर्स, तभी वो खिलाफत मूवमेंट बनी। अली ब्रदर्स कौन कौन? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली ज्वाइंट हैंड्स विद महात्मा गांधी
तो ये इकट्ठी होकर मूवमेंट लॉन्च हुई। तो पहले एक सीबी की एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, अब ये बन गई नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जो कि इकट्ठी लॉन्च की ना। किसने मिलकर लॉन्च की? महात्मा गांधी एंड अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स कौन थे? मोहम्मद अली एंड, चलो हम कहते हैं हिंदू सिख नाराज थे ब्रिटिश से ड्यू टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो ये अली ब्रदर्स को क्या हुआ, ये क्यों नाराज थे? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी ना, उसमें टर्की हारा था। टर्की गॉट डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। टर्की का जो सुल्तान था, ही वाज स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स। तो खलीफा की पावर्स ब्रिटिश ने छीन ली थी। So that's why Muslims were against British and they decided to launch movement against British. तो उन्होंने गांधी जी के साथ हैंडसाइन के नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 को लॉन्च हुई। अब इस मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया विद चोरी चोरा इंसिडेंट। अब ये मूवमेंट डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट हुई। लोगों ने टाउन्स में ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट किया, लिकर शॉप्स वर कट्टेड अप। कट्टेड अप का मतलब होता है बैन द एंट्री ऑफ द प्लेस, किसी जगह की एंट्री बैन कर देना, बाहर बैठ जाना धरने पे और किसी को आगे नहीं जाने देना, तो वो होता है टिकट। लिकर शॉप्स वर कट्टेड अप। जगह जगह लोगों ने बढ़ चढ़ के इस मूवमेंट में पार्टियां, इन टाउन, इन कंट्री साइड, इन ट्राइबल एरियाज, इन प्लांटेशन एरियाज, पीपल पार्टिसिपेटेड दिस मूवमेंट। बट लोग वायलेंट हो गए। चोरी चोरा जगह विलेज इन उत्तर प्रदेश, हियर पीपल टर्न्ड वायलेंट। तो उन्होंने ना एक पुलिस स्टेशन को आग लगाई थी। तो जो पुलिसमैन मारे गए ना, 22 पुलिसमैन लॉस्ट देयर लाइफ एंड दे वर ब्रिटिश। तो गांधी जी ने डिसीजन लिया इस मूवमेंट को कॉल बैक करने का, उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट यू नो अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आपने कहना दिस वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। बेस ऑफ दिस मूवमेंट वाज नॉन वायलेंस, क्योंकि गांधी जी हमेशा किस पे विश्वास करते थे? नॉन वायलेंस। तो आपने इस वे से बताना। साथ में आपने कहना कि गांधी जी के साथ किन्होंने हैंड ज्वाइन किए थे इन दिस मूवमेंट? अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो आपने बताना इस मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिश। नॉन कॉपरेशन का मीनिंग ही क्या है? नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिश। तो इस मूवमेंट में गांधी जी ने लोगों को कहा था कि ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करना। तो फिर आपने बताना कि मूवमेंट डिफरेंट एरियाज में कैसे स्प्रेड हुई, कैसे लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टी ला ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट किया, तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बाइकआउट किया, लिकर शॉप्स वर कट्टेड अप। तो आपका दिल करे आप बताओ इसमें डिफरेंट एरियाज में कैसे मूवमेंट स्प्रेड हुई। बट दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड बैक बाय महात्मा गांधी ड्यू टू चोरी चोरा इंसिडेंट। अब चोरी चोरा जो था दैट वाज विलेज, कहाँ पे? इन उत्तर प्रदेश। In Toritura, people turned violent and they attacked the police station and set it on fire. तो ये मूवमेंट जो थी ना 1922 फेब मंथ 1922 में गांधी जी ने वापस ली। एंड जो इस मूवमेंट इस चोरी चोरा इंसिडेंट में जो मरने वाले लोग थे ना, दे वर 22। अब आपको ये से कभी नहीं दिखेगा ईयर में 1922 एंड पुलिसमैन जो इसमें मारे गए वायलेंट इंसिडेंट, वो भी नंबर ऑफ पुलिसमैन 22 पुलिसमैन लॉस्ट देयर लाइफ। तब 1922 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट विथड्रॉ करी। I've told you that this movement was launched by Gandhiji and Ali brothers in January 1921. It means ये मूवमेंट कितनी देर चली? 1 year। जनवरी 1921 में ये मूवमेंट लॉन्च हुई and called back by Mahatma Gandhi in 19 Feb month 1922. How many policemen lost their life? 22 policemen lost their life in this movement. तो ये हमेशा याद रहेगा 1922 22 पुलिसमैन, ये भूलेगा ही। इस वजह से गांधी जी को इस मूवमेंट को वापस लेना पड़ा। तो नेक्स्ट प्लांटेशन एरियाज में ह्यूमर स्प्रेड हुई थी। कौन सी ह्यूमर थी? गांधी राजस कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन हिज। तो लोग अब कहाँ जाना चाहते थे? घरों में। तभी लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था ना, महात्मा गांधी की मूवमेंट। सिख लोग जो थे वो महंतों से तंग आ चुके थे, महंत जो थे करप्ट थे, गुरुद्वारा को कंट्रोल करते थे एंड करप्ट होते थे वो। तो सिख चाहते थे टू गेट फ्रीडम फ्रॉम महंत। देखो कोई भी ब्रिटिश से फ्रीडम नहीं मांग रहा, सिख है तो महंतों से फ्रीडम मांग रहे हैं। ठीक,
अगर ट्राइबल एरियाज के लोग हैं तो वो कह रहे हैं हमें सिर्फ फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने दो। कोई भी ये नहीं कह रहा कि टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, मांग ही नहीं रहे, नॉन कॉपरेशन में नहीं मांगी फ्रीडम। फ्रीडम तो जाके मांगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो नॉन कॉपरेशन में तो उन्होंने फ्रीडम तक नहीं मांगी। हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लेके आया था। और आप एक बात और नोट करो, इंडियन इंडियन से लड़ रहा है। अगर सिख लड़ रहे हैं तो महंतों से लड़ रहे हैं, तो अगर वो ट्राइबल एरियाज के लोग कह रहे हैं तो वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने को, अगर कंट्री साइड के लोग हैं तो वो ताल्लुकदार उनसे लैंडलॉर्ड से लड़ रहे हैं। मीन्स लैंडलॉर्ड भी तो इंडियन ही थे ना, इस मोमेंट में इंडियन ही इंडियन से लड़ रहा है, ब्रिटिश से नहीं लड़ रहे वो। मीन्स लोगों को नॉन कॉपरेशन का मीनिंग क्लियर नहीं था। इज इट क्लियर? अभी हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल करेंगे।